हेलो। आज की कहानी अलविदा माँ। इसे अल्बर्ट कामू ने लिखा है। अल्बर्ट कामू का जन्म 1913 में अल्जीरिया में हुआ। फ्रांस के अलावा उन्होंने अपना शुरू का रचनात्मक समय उत्तर अफ्रीका में बिताया। द आउटसाइडर उनकी पहली प्रमुख रचना थी जो 1942 में प्रकाशित हुई। इसके साथ ही कामू की ख्याति 20वीं शताब्दी के प्रतिनिधि साहित्यकार के रूप में फैल गई। रचना में व्यक्त एकाकीपन, बेचैनी, घुटन, संतरास और बेगानेपन के भाव एक समूचे समय के दस्तावेज बन गए और विश्व स्तर पर इनका प्रभाव आने वाले लेखन पर पड़ा। कामू की एक अन्य पुस्तक द मिथ ऑफ सिसिफस का भी युवा पीढ़ी पर व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांस के इन दो लेखकों सार्त्रे और कामू की रचनाओं से साहित्य में अस्तित्ववादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ। सन 1957 में कामू को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ एंड ही वॉज द फर्स्ट हु वॉज अफ्रीकन बोर्न और जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1960 में एक कार दुर्घटना में अल्बर्ट कामू की मृत्यु हो गई। अलविदा माँ। माँ का आज देहांत हो गया या शायद कल हुआ हो, कह नहीं सकता। आश्रम से आए तार में लिखा है, आपकी माँ चल बसी। अंतिम संस्कार कल, गहरी सहानुभूति। इससे कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है यह कल हुआ हो। वृद्धाश्रम मोरेंगो में है, अल्जीरियस से तकरीबन 50 मील दूर। 2 बजे की बस से मैं रात घिरने से पहले पहुंच जाऊंगा, फिर रात वहां गुजार सकता हूं। अर्थी के पास रत जगह की रस्म के लिए। फिर कल शाम तक वापस। मैंने अपने मालिक से 2 दिन की छुट्टी की बात कर ली है। जाहिर है ऐसे हालात में वह मना नहीं कर सकता था, फिर भी लगा मानो गुस्से में है। मैंने बगैर सोचे ही कह दिया, सॉरी सर, आप जानते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बाद में लगा मुझे ऐसा कहने की ज़रूरत न थी। माफ़ी मांगने की तो कोई वजह ही नहीं न थी। दरअसल उसे मुझसे सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। परसों जब मैं काले कपड़ों में दफ्तर लौटूं तो शायद वह ऐसा करेगा। अभी तक तो खुद मुझे ही नहीं लग रहा कि माँ वाकई नहीं रही। शायद अंत्येष्टि के बाद यकीन हो जाएगा। मैंने 2 बजे की बस पकड़ी। चिलचिलाती दोपहर थी। हमेशा की तरह मैं सेलेस्टे के रेस्तरों में खाने के लिए उतरा। सभी स्नेह से पेश आए। सेलेस्टे ने मुझसे कहा, माँ जैसी कोई अमानत नहीं। जब मैं चला तो वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। मैं जल्दबाजी में चला था, इसलिए मुझे अपने मित्र इमैनुअल से उसकी काली टाई और मातम के वक्त बांधी जाने वाली काली पट्टी मांग कर लानी पड़ी। कुछ माह पहले ही उसके चाचा चल बसे थे। मैंने करीब करीब भागकर बस पकड़ी। इस भागदौड़, चिलचिलाती धूप और गैसोलीन की बदबू ने शायद मुझे उनिंदा कर दिया था। मुझे पूरे रास्ते में सोता रहा। जब उठा तो देखा एक फौजी पर लुढ़का पड़ा था। उसने जानना चाहा कि क्या मैं किसी लंबे सफ़र से आ रहा हूँ। मैंने सिर्फ गर्दन हिलाई ताकि बातचीत आगे न बढ़े। मैं बातें करने के मूड में कतई न था। गांव में वृद्धाश्रम मील भर दूर है। मैं पैदल ही चल पड़ा। वहां पहुंचते ही मैंने माँ को देखने की इच्छा जाहिर की, पर दरबान ने पहले वार्डन से मिलने के लिए कहा। वे व्यस्त थे। मुझे कुछ देर इंतजार करना पड़ा। उस दौरान दरबान मेरे साथ गपशप करता रहा, फिर दफ्तर ले गया। वार्डन ठिगना भूरे भूरे बालों वाला आदमी था। अपनी गीली नीली आंखों से उसने मुझे भरपूर देखा, फिर हाथ मिलाया और मेरे हाथ इतनी देर तक पकड़े रखा कि मैं खासी उलझन महसूस करने लगा। उसके बाद एक रजिस्टर में तहकीकात की और बोला, मदाम मेरसाल्ट 3 साल पहले इस आश्रम में आई थी। उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं थी और पूरी तरह तुम पर आश्रित थी। मुझे लगा वह मुझे दोषी ठहरा रहा हो और मैं सफाई देने लगा, पर उसने मेरी बात काट दी। अरे बेटे, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने रिकॉर्ड देखा है, उससे जाहिर है कि आप उनकी अच्छी तरह देखभाल करने की स्थिति में नहीं थे।
उन्हें पूरे वक्त देखभाल की ज़रूरत थी और तुम्हारी तरह की नौकरी में नवयुवकों को बहुत अधिक वेतन नहीं मिलता। दरअसल वह यहाँ काफ़ी खुश थी। हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है, मैं बोला। फिर वह बताने लगा, जानते हैं, यहाँ उसके कई अच्छे मित्र बन गए थे। सभी उसकी उम्र के हैं। वैसे भी हम उम्र लोगों के साथ जिंदगी अच्छी गुजरती है। तुम उम्र में छोटे हो, इसलिए उसके मित्र तो नहीं बन सकते थे। यह वाकई सच था, क्योंकि जब हम साथ रहते थे तो माँ मुझे निहारती रहती, पर हम शायद ही कोई बातचीत करते। आश्रम के अपने शुरुआती दिनों में वह खूब रोया करती थी, पर ऐसा कुछ ही वक्त रहा। उसके बाद यहाँ उनका मन लग गया। एक आध महीने बाद तो अगर उसे आश्रम छोड़ने के लिए कहा जाता तो वह यकीनन रोने लगती, क्योंकि यहाँ से बिछुड़ने का उसे धक्का लगता। इसलिए पिछले साल मैं शायद ही उससे कभी मिलने आना यानी पूरा इतवार खपा देना। बस से यात्रा करके टिकट कटवाने और आने जाने में 2-2 घंटे गंवाने की तकलीफ सो अलग। वार्डन बोलता ही चला गया, पर मैंने खास तवज्जो नहीं दी। आखिरकार वह बोला, मेरे ख्याल से अब तुम अपनी माँ को देखना चाहोगे। मैं जवाब दिए बगैर खड़ा हो गया। फिर उसके पीछे चल दिया। जब हम सीढ़ियों से उतरने लगे तो उसने कहा, मैंने उसके शव को यहाँ के छोटे शवगृह में रखवा दिया है, ताकि दूसरे बूढ़े लोग दुखी न हों। आप समझ सकते हैं ना, यहाँ जब भी किसी की मृत्यु होती है तो 2-4 दिन ये सभी अधीर और विचलित हो जाते हैं। जाहिर है, इससे हमारे स्टाफ का काम और परेशानी बढ़ जाती है। हमने बरामदा पार किया, जहाँ कई बूढ़े छोटे छोटे झुंड में खड़े होकर बतिया रहे थे। हमारे उनके करीब पहुंचते ही वो चुप हो गए। जो ही हम आगे बढ़े उनकी फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई। खुसर फुसर सुनकर अनायास मुझे पिंजरे में बंद टुहिया तोतों की स्मृति हो आई। इनकी आवाज़ें जरूर उतनी तीखी और कर्कश नहीं थी। एक छोटी नीची बिल्डिंग के प्रवेश द्वार के बाहर पहुंचकर वार्डन रुक गया। श्रीमान मेयर सॉल्ट, यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि कोई काम हो तो मैं अपने दफ्तर में मिलूंगा। कल सुबह माँ का अंतिम संस्कार रखना तय हुआ है। इससे तुम अपनी माँ के ताबूत के पास रात गुजार सकोगे, और यकीनन तुम ऐसा करना चाहोगे। एक आखिरी बात, आपकी माँ के एक मित्र से मुझे पता चला कि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें चर्च के रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया जाए। यूं तो मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं, फिर भी तुम्हें बताना मुनासिब लगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। जहाँ तक मैं माँ को जानता था, हालांकि वह नास्तिक नहीं थी, पर उसने जीवन में धर्म वगैरह को कभी ज़्यादा तरजीह नहीं दी। मैंने शवगृह में प्रवेश किया। यह पुती हुई दीवारों और खुले रोशनदान वाला साफ सुथरा चमकदार कमरा था। फर्नीचर के नाम पर वहाँ कुछ कुर्सियाँ और मोड़े रखे थे। कमरे के बीचों बीच 2 स्टूलों पर ताबूत को रखा गया था। ढक्कन बंद था, पर पेचों को बिना पूरा कसे ही छोड़ दिया था, जिससे वे लकड़ी पर उभरे हुए थे। एक अरबी महिला, जो शायद नर्स थी, अर्थी के करीब बैठी थी। उसने नीला कुर्ता पहन रखा था और एक भड़कीला सा स्कार्फ बालों में बांध रखा था। उसी क्षण मेरे पीछे हाँफता हुआ दरबान आ पहुंचा। जाहिर था वह भागते हुए आया था। हमने ढक्कन लगा दिया था, पर मुझे हिदायत दी गई है आपके आने पर मैं पेच पूरे खोल दूं, जिससे आप उन्हें देख सकें। वह खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मैंने उसे मना कर दिया। क्या आप नहीं चाहते कि? नहीं, मैं बोला। उसने स्क्रू ड्राइवर जेब में रख लिया और मुझे घूरने लगा। तब मुझे लगा कि मना नहीं करना चाहिए था। मैं शर्म महसूस करने लगा और कुछ पलों तक मुझे घूरने के बाद उसने पूछा, क्यों नहीं? पर उसके स्वर में उल्हाना नहीं था, बस यूं ही जानना चाहता था। दरअसल मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बोला। वह अपनी सफ़ेद मूछों को ऐंठने लगा, फिर बिना मेरी ओर देखे नमी से बोला, मैं समझ सकता हूँ। वह नीली आंखों और लाल स्वस्थ गालों वाला
भला सा हंसमुख व्यक्ति था। उसने ताबूत के नज़दीक मेरे लिए एक कुर्सी खिसकाई और मेरे पीछे खुद भी बैठ गया। नर्स उठी और दरवाजे की ओर चल दी। जब वह जाने लगी तो दरबान मेरे कान में बुदबुदाया, बेचारी को ट्यूमर है। मैंने उसे गौर से देखा, तब पता चला कि आंखों के ठीक नीचे सिर पर पट्टी बंधी थी, जिससे उसका बहुत थोड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके जाते ही दरबान खड़ा हो गया। अब मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। मैं नहीं जानता मैंने कोई हरकत की या नहीं, पर जाने की बजाय वह कुर्सी के पीछे ही खड़ा रहा। पीठ पीछे किसी की मौजूदगी से मैं खासा असहज महसूस कर रहा था। सूरज ढलने लगा था और कमरा खुशनुमा स्निग्ध रोशनी से भर उठा। नींद से मेरी आंखें भोजिल हो रही थी। देखे बगैर मैंने दरबान से यूं ही पूछा कि वह कितने बरसों से आश्रम में है। 5 बरस, उसने झट से जवाब दिया, मानो मेरे सवाल का ही इंतजार कर रहा हो। बस वह फिर शुरू हो गया और बतियाने लगा। 10 वर्ष पहले अगर किसी ने उससे कहा होता कि वह अपनी जिंदगी मोरेगो के वृद्धाश्रम में गुजारेगा तो उसे यकीन न होता। वह 64 बरस का था और पेरिस का रहने वाला था। ओ, तो तुम यहाँ के नहीं हो? मैं अनायास बोल पड़ा। तब मुझे याद आया कि वार्डन के पास जाने से पहले उसने माँ के बारे में कुछ कहा था। उसने कहा था कि उन्हें दफनाने की रस्म जल्दी से पूरी करनी होगी, क्योंकि इस हिस्से में खासकर मैदानी इलाके में खासी गर्मी रहती है। पेरिस में शव को 3 दिन, कभी कभी 4 दिन भी रखा जाता है। उसने यह भी बताया कि उसने एक लंबा अरसा पेरिस में गुजारा है और वे दिन उसके जीवन के बेहतरीन दिन थे, जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकता। यहाँ सब कुछ हड़बड़ी में निपटाया जाता है। आप अपने अजीज की मृत्यु को पूरी तरह स्वीकार भी नहीं कर पाते कि अंतिम क्रियाक्रम की ओर धकेल दिए जाते हैं। इसी क्षण उसकी पत्नी ने टोका, बस भी करो। वह बूढ़ा थोड़ा सक पकाकर क्षमा मांगने लगा। दरअसल वह जो कुछ कह रहा था वह मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने पहले इन बातों पर गौर नहीं किया था। फिर वह बताने लगा कि कैसे एक आम वासी की तरह वह भी इस आश्रम में आया था। तब वह काफ़ी स्वस्थ और तंदुरुस्त था, इसलिए जब दरबान की जगह खाली हुई तो उसने यह नौकरी करने की इच्छा जताई। जब मैंने उसे कहा कि औरों की तरह वह भी तो यहाँ एक वासी ही है, तो उसे यह नागवार लगा। वह एक खास पद पर था। मुझे ध्यान आया कि लगातार वह उन्हें वे और ये बूढ़े लोग कहकर संबोधित कर रहा था। हालांकि वह खुद उनमें से कम बूढ़ा न था, फिर भी उसकी बात में दम था। एक दरबान के रूप में उसकी एक हैसियत थी, दूसरों से ऊपर एक खास तरह का अधिकार। इसी वक्त नर्स लौट आई। रात बहुत जल्द उतर आई थी। अचानक लगा मानो आसमान पर अंधेरा छा गया है। दरबान ने बत्तियां जला दी। रोशनी में आंखें चुंधियाने लगी। उसने सलाह दी कि मुझे भोजनालय आकर भोजन कर लेना चाहिए, पर मुझे भूख न थी। उसने कॉफ़ी लेने की पेशकश की। चूंकि मुझे कॉफ़ी पसंद थी, मैंने शुक्रिया कह हामी भर दी और चंद ही मिनटों में वह ट्रे लेकर आया। मैंने कॉफ़ी पी, फिर मुझे सिगरेट की तलब होने लगी। पर क्या इन हालात में सिगरेट पीना मुनासिब होगा? माँ की अर्थी के पास दरअसल इससे खास फर्क नहीं पड़ता। यह सोच मैंने दरबान की ओर एक सिगरेट बढ़ाई और हम सिगरेट पीने लगे। उसने फिर बातें शुरू कर दी। जानते हैं, जल्द ही आपकी माँ के मित्र आएंगे आपके साथ अर्थी के पास रात जगा करने के लिए। जब भी कोई मर जाता है तो हम सभी इस तरह रात जगा करते हैं। बेहतर होगा मैं जाकर कुछ कुर्सियां और काली कप कॉफ़ी का जग भर लेकर आ जाऊं। सफ़ेद दीवारों की वजह से तेज रोशनी आंखों से बहुत अखर रही थी। मैंने दरबान से एकाध बत्ती बुझाने के लिए कहा। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ऐसे लगाया गया है कि सभी एक साथ जलती हैं और एक साथ बुझती हैं।
उसके बाद मैंने रोशनी पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह बाहर जाकर कुर्सियां ले आया और ताबूत के चारों ओर लगा दी। एक पर उसने कॉफ़ी का जग और 10-12 प्याले रख दिए। फिर ठीक मेरे सामने ताबूत के दूसरी तरफ बैठ गया। नर्स कमरे के दूसरे सिरे पर थी। मेरी और उसकी पीठ थी। मैं नहीं जानता वह क्या कर रही थी, पर उसके हाथ जिस तरह हिल रहे थे उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह कुछ बुन रही थी। मैं अब इत्मीनान से था। कॉफ़ी ने मेरे भीतर ताजगी भर दी थी। खुले दरवाज़ों से फूलों की खुशबू और शीतल हवा भीतर आ रही थी। मैं उनिंदा होने लगा। कानों में अजीब सी सरसराहट से मैं जाग पड़ा। कुछ वक्त आंखें बंद थी, इसलिए रोशनी पहले से भी तेज लगने लगी। कहीं कोई छाया और ओट नहीं थी, इसलिए हर चीज अपनी पूरी विराटता के साथ उजागर थी। माँ के बूढ़े मित्र आ चुके थे। मैंने गिने, कुल 10 थे। कोई आवाज किए बगैर चुपचाप चुंधियाती रोशनी में जाकर बैठ गए थे। उनके बैठने से किसी कुर्सी के चरमराने की आवाज तक नहीं आई। जीवन में आज तक मैंने किसी को इस कदर साफ ढंग से नहीं देखा। एक एक अंग, हाव भाव, नैन नक्श, लिबास, कुछ भी छिपा न था। फिर भी मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। वे वाकई मौजूद हैं, यह यकीन करना मुश्किल था। तकरीबन सभी महिलाओं ने एप्रन पहन रखा था, जिसकी डोरी कमर पर कसकर बंधी हुई थी। इससे उनके पेट और भी बाहर उभर आए थे। मैंने अब तक कभी गौर नहीं किया था कि अक्सर बूढ़ी महिलाओं के पेट काफ़ी बड़े होते हैं। इसके विपरीत सभी बूढ़े पुरुष दुबले पतले थे और छड़ी लिए हुए थे। उनके चेहरों की जिस बात ने सबसे अधिक ध्यान खींचा वह थी उनकी आंखें, जो बिल्कुल नदारद थी। झुर्रियों के झमघट के बीच बस महीन धुंधली सी चमक भर थी। बैठते वक्त सभी ने मुझे देखा और अजीब ढंग से सिर हिलाया। उनके होंठ दंत रहित मसूड़ों के बीच चुस्की की मुद्रा में मिचे हुए थे। उनके होंठ दांत रहित मसूड़ों के बीच चुस्की की मुद्रा में मिचे हुए थे। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि वे अभिवादन कर रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं, अथवा यह उनके बुढ़ापे की वजह से है। बाद में मैंने मान लिया कि शायद किसी रिवाज के मुताबिक वे अभिवादन कर रहे हैं। दरबान के इर्द गिर्द बैठे सभी बूढ़ों की रहस्यमयी ढंग से मुझे देखना और मुंडी हिलाना वाकई अजीब लग रहा था। क्षण भर लगा मानो वे मुझे कटघरे में खड़ा करने आए हों। कुछ देर बाद एक औरत रोने लगी। वह दूसरी पंक्ति में थी और उसके आगे एक औरत बैठी थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में उसका गला रूंध जाता और लगता वह कभी रोना बंद नहीं करेगी। कोई और उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। सभी शांत बैठे थे, अपनी अपनी कुर्सियों में धंसे। वे कभी ताबूत को तो कभी अपनी घड़ी या दूसरी वस्तु को घूरने लगते और उनकी नजरें वहीं टिक जाती। वह औरत जब भी सिसकियां भर रही थी, मुझे वाकई अचरज हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वह कौन थी। मैं चाहता था वह रोना बंद कर दे, पर उससे कुछ कहने की हिम्मत न थी। कुछ देर दरबान उसकी ओर झुका और कान में कुछ बुदबुदाया। उसने महज सिर हिलाया, धीमे से कुछ कहा जो मैं कुछ सुन न सका, और फिर उसी लय में सुबकने लगी। दरबान उठा और कुर्सी मेरे पास खिसकाकर बैठ गया। कुछ देर खामोश रहा, फिर मेरे ओर देखे बगैर समझाने लगा। वह तुम्हारी माँ के बहुत करीब थी। वह कहती है इस दुनिया में तुम्हारी माँ के सिवाय उसका कोई नहीं। अब वह अकेली रह गई है। मैं भला क्या कहता। कुछ देर खामोशी छाई रही। उस महिला की सिसकियां अब कुछ कम होने लगी। फिर नाक साफ करने के बाद कुछ देर वह सुबकती रही, फिर शांत हो गई। हालांकि मेरी नींद उड़ चुकी थी, पर मैं बेहद थकान महसूस कर रहा था। टांगें बुरी तरह दुख रही थी। माहौल में एक अजीब सी आवाज़ थी जो कभी कभार सुनाई दे जाती।
मैं शुरू में खासी उलझन में था, पर गौर से सुनने पर समझ में आया कि माजरा क्या था। दरअसल बूढ़े अपने गालों के अंदर चुस्की ले रहे थे, जिससे सुड़ सुड़ की अजीब सी रहस्यमयी आवाज निकल रही थी। वे अपने ख्यालों में इस कदर तल्लीन थे कि उन्हें किसी चीज की सुध नहीं थी। एक बारगी मुझे लगा कि उनके बीच रखी यह बेजान देह कोई मायने नहीं रखती, पर यहाँ मैं शायद गलत था। हम सभी ने कॉफ़ी पी जो दरबान लाया था। उसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं। रात किसी तरह गुजर गई। मुझे बस वह एक पल याद है जब अचानक मैंने आंखें खोली तो देखा एक बूढ़े को छोड़ सभी अपनी कुर्सियां पर झुके ऊँघ रहे थे। अपनी छड़ी पर दोनों हाथ बांधे ठोडी टिकाए वह बूढ़ा मुझे घूर रहा था, मानो मेरे जागने का इंतजार कर रहा हो। मैं फिर सो गया। थोड़ी देर बाद ही पैरों में बेइंतहा दर्द की वजह से मैं जाग पड़ा। रोशनदार में भोर की लाली चमकने लगी थी। पल भर बाद ही एक बूढ़ा जागकर खांसने लगा। वह बड़े से रुमाल में थूकता और हर बार उबकाई की सी आवाज आती। आवाज सुनकर सब जाग गए थे। दरबान ने उन्हें बताया कि चलने का वक्त हो गया है। वे एक साथ उठ खड़े हुए। इस लंबी रात के बाद उनके चेहरे मुरझा गए थे। मुझे वाकई अचरज हुआ जब हर एक ने मेरे साथ हाथ मिलाया, मानो साथ गुजारी एक रात में से ही अपने आप हमने आपस में एक रिश्ता कायम कर लिया हो। हालांकि एक दूसरे से हमने एक लफ्ज नहीं बोला था। मैं काफ़ी बुझ सा गया था। दरबान मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने खुद को ठीक ठाक किया। उसने मुझे थोड़ी और सफ़ेद कॉफ़ी दी, जिससे मैं तरोताज़ा महसूस करने लगा। जब मैं बाहर निकला, सूरज चढ़ चुका था और मोरेंगो तथा समुद्र के बीच पहाड़ियों के ऊपर आसमान ललाई हुई चितकबरा हो रहा था ललाई लिए चितकबरा हो रहा था। सुबह की बयार चल रही थी, जिसमें खुशनुमा नमकीन महक थी, जो एक खुशगवार दिन का यकीन दिला रही थी। एक लंबे अरसे से मैं देहात नहीं आया था। मन ही मन सोचने लगा कि अगर माँ का मसला नहीं होता तो कितनी बढ़िया सैर हो सकती थी। मैं आंगन में एक पेड़ के नीचे इंतजार करने लगा। मिट्टी की शीतल गंध मेरे भीतर भरने लगी। मैंने महसूस किया अब मुझे नींद आ रही थी। फिर मैं दफ्तर के दूसरे लोगों के बारे में सोचने लगा। इस वक्त वे लोग दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे। दिन का यह वक्त मुझे सबसे बेकार लगता। तकरीबन 10 मिनट मैं इन्हीं ख्यालों में गुम रहा। अचानक इमारत के भीतर से घंटी की आवाज से मेरी निंद्रा टूटी। खिड़कियों के पीछे कुछ हलचल दिखी, फिर सब खामोश हो गया। सूरज चढ़ आया था। तलवों में तपन महसूस होने लगी थी। दरबान ने बताया कि वार्डन मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उनके दफ्तर गया। उन्होंने कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए। वह काली पोशाक में था। रिसीवर उठाकर मेरी ओर देखने लगा। अंत्येष्टि का प्रबंध करने वाले कुछ देर पहले यहाँ आए थे। वे लोग वहाँ जाकर ताबूत के स्क्रू कस देंगे। क्या मैं उन्हें रुकने के लिए कहूँ ताकि तुम अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर सको? नहीं, मैं बोला। उसने धीमी आवाज में रिसीवर में कहा, ठीक है फिगेफ, अपने आदमियों को अभी भेज दो। फिर उसने बताया कि वह भी साथ चल रहा है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। ड्यूटी पर जो नर्स है उसके अलावा केवल हम दो ही अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यहाँ का कायदा है कि आश्रम वासियों को अंत्येष्टि में शामिल नहीं होने दिया जाता। हालांकि रात में ताबूत के पास बैठने से किसी को नहीं रोका जाता। ऐसा उनकी भलाई के लिए ही किया जाता है, उसने स्पष्ट किया, ताकि उन्हें तकलीफ न हो। पर इस मर्तबा मैंने तुम्हारी माँ के एक पुराने मित्र को साथ आने की इजाज़त दे दी है। उसका नाम थॉमस प्रेज है। वार्डन मुस्कुराया। असल में यह एक छोटी सी मार्मिक कहानी है। तुम्हारी माँ और उसके बीच गहरी आत्मीयता थी, यहाँ तक कि दूसरे सभी बूढ़े प्रेज को अक्सर चिढ़ाया करते थे कि वह उसकी मंगेतर है। वे अक्सर उससे पूछते हैं, तुम उससे कब ब्याह कर रहे हो? वह हंसकर टाल देता,
जाहिर है कि माँ की मृत्यु से उसे गहरा धक्का पहुंचा है, इसलिए अंत्येष्टि में शामिल होने से मैं उसे इनकार नहीं कर सका। हालांकि डॉक्टर की सलाह पर उसे पिछली रात अर्थी के पास बैठने से रोक दिया गया था। कुछ देर हम यूं ही खामोश बैठे रहे। फिर वार्डन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और अचानक बोला, अरे मोरेंगो के पादरी वक्त के काफ़ी पाबंद हैं। उन्होंने मुझे चेताया था कि गांव में स्थित गिरजाघर तक पैदल पहुंचने में 1-1.5 घंटा लगेगा। हम सीढ़ियां उतरने लगे। समाधि स्थल के द्वार पर ही पादरी इंतजार कर रहे थे। उनके साथ 2 वर्दीधारी प्रीचर भी थे। एक के हाथ में धूम पात्र था। पादरी झुककर चांदी की जंजीर की लंबाई को ठीक कर रहे थे। हमें देखते ही वे सीधे हो गए और मेरे साथ कुछ बातें की। मुझे वे बेटा कहकर संबोधित कर रहे थे। फिर हमें वे समाधि स्थल की ओर ले जाने लगे। निमिष भर में मैंने देख लिया कि ताबूत के पीछे काली वर्दी पहने 4 व्यक्ति खड़े थे। इसी क्षण वार्डन ने बताया कि अर्थी पहुंच चुकी है। पादरी ने इबादत शुरू कर दी। काले कपड़े की पट्टी पकड़े 4 व्यक्ति ताबूत के करीब पहुंचे, जबकि पादरी, लड़के और मैं कतार में चलने लगे। एक स्त्री जिसे मैंने पहले नहीं देखा था दरवाजे पर खड़ी थी। वार्डन ने उसे मेरा परिचय दिया। मैं उसका नाम तो नहीं समझ सका, पर जान लिया कि वह आश्रम की नर्स है। परिचय सुन उसने झुककर अभिवादन किया, पर उसके लंबे दुबले पतले चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं थी। हमें एक गलियारे से होते हुए एक मुख्य द्वार पर ले जाया गया, जहां अर्थी को रखा गया था। आयतकार चमकीले काले रंग के ताबूत को देख मुझे अचानक दफ्तरों में रखे काले पेन स्टैंड की स्मृति आई। अर्थी के पास अनोखी सज धज में एक ठिगना आदमी खड़ा था। मैं समझ गया कि उसका काम अंत्येष्टि के वक्त पूरी व्यवस्था की देख रेख करना था, बिल्कुल मास्टर ऑफ सेरेमनी की तरह। उसके करीब संकोच से भरा झेंपता मिस्टर प्रेज खड़ा था, माँ का खास मित्र। उसने हल्की पर चौड़े किनारे वाली गोलाकार टोपी पहन रखी थी। जब द्वार से ताबूत ले जाया जाने लगा तो उसने फुर्ती से टोपी को ऊपर उठाया। मैंने पैंट जूतों से काफ़ी ऊपर थी और ऊंचे कॉलर वाली सफ़ेद शर्ट पर बंधी काली टाई ज़रूरत से ज़्यादा छोटी थी। उसकी मोटी चौड़ी नाक के नीचे होठ लर्ज रहे थे, पर जिस चीज़ ने मेरा सबसे अधिक ध्यान खींचा वे थे उसके कान। ललाई लिए पेंडुल नुमा उसके कान, जो पीले से गालों पर सील बंद करने की लाख के लाल गोल छींटे की मानिंद दिख रहे थे, मानो रेशमी सफ़ेद बालों के बीच उन्हें गाड़ दिया हो। ललाई लिए पेंडल नुमा उसके कान, जो पीले गालों पर सील बंद करने की लाख के लाल गोल छींटे की मानिंद दिख रहे थे, मानो रेशमी सफ़ेद बालों के बीच उन्हें गाड़ दिया हो। प्रबंधकर्ता द्वारा हर काम के लिए रखे एक नौकर ने हमें अपनी अपनी जगहों पर खड़ा किया। अर्थी के आगे पादरी, अर्थी के दोनों ओर काले कपड़े पहने 4 व्यक्ति, उसके पीछे वार्डन और मैं, तथा हमारे पीछे प्रेज व नर्स। आसमान पर सूरज की ज्वाला दहकने लगी थी। हवा में तपिश बढ़ गई थी। पीठ पर आग के थपेड़े महसूस होने लगे थे। उस पर गहरे रंग की पोशाक ने मेरी हालत बदतर कर दी थी। जाने क्यों हम इतनी देर तक रुके हुए थे। बूढ़े परेज ने टोपी दोबारा उतार ली। मैं तिरछा हो उसे ही देख रहा था। तभी दरबान मुझे उसके बारे में और बताने लगा। मुझे याद है उसने बताया कि बूढ़ा परेज और मेरी माँ शाम की शीतल पहर में अक्सर दूर दूर तक सैर पर निकल जाया करते थे। कभी कभार चलते चलते वे गांव के छोर तक निकल जाते, पर हाँ, उसके साथ नर्स भी रहती। मैंने इस देहाती इलाके, दूर क्षितिज और पहाड़ियों की ढलान पर सरू वृक्षों की लंबी कतारों, चटक हरे रंग से रंगी इस धरती और सूरज की रोशनी में नहाए एक अकेले मकान पर भरपूर नजर डाली। मैंने जान लिया माँ क्या महसूस करती होंगी। इन इलाकों में शाम का वक्त सचमुच कितना उदास और आतुर कर देता होगा। अल्लाह सुबह के सूरज की इस चिलचिलाती धूप में
जब सब कुछ तपन की व्यग्रता में लुपलुपा रहा था, तो कहीं कुछ ऐसा था जो इस साक्षात प्रकृति छटा के बीच भी अमानवीय और निराशाजनक था। आखिर हमने चलना शुरू किया। तभी मैंने देखा कि परेज हल्का सा लंगड़ा कर चल रहा था। ज्यों-ज्यों अर्थी तेजी से आगे बढ़ने लगी, वह बूढ़ा पिछड़ता चला गया। मुझे वाकई ताज्जुब हुआ कि सूरज कितनी तेजी से आसमान पर चढ़ता जा रहा है। इसी पल मुझे सूझा कि कीड़े मकोड़ों की गूंज और गर्म घास की सरसराहट काफी देर से हवा में एक धधक पैदा कर रही है। मेरे चेहरे से बेहिसाब पसीना टपक रहा था। मेरे पास टोपी नहीं थी, इसलिए मैं रुमाल से ही चेहरे पर हवा करने लगा। मैनेजर के आदमी ने पलटकर कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका। इसी वक्त उसने अपने सिर के क्राउन को भी रुमाल से पोंछा, जो उसने बाएं हाथ में पकड़ रखा था। दाहिने हाथ से टोपी तिरछी की। मैंने जानना चाहा कि वह क्या कर रहा था। उसने ऊपर की ओर इशारा किया। आज भयंकर गर्मी है ना? हाँ, मैं बोला। कुछ देर बाद उसने पूछा, वे आपकी माँ हैं जिन्हें आप दफनाने जा रहे हैं, क्या उम्र थी उनकी? वे बिल्कुल तंदुरुस्त थी, मैं बोला। वे बिल्कुल तंदुरुस्त थी। बिल्कुल, मैं खुद भी उनकी सही उम्र के बारे में नहीं जानता था। उसके बाद वह चुप हो गया। जब मैं मुड़ा तो देखा परेज तकरीबन 50 गज पीछे लंगड़ाता चला आ रहा था। तेज चलने की वजह से हाथ में पकड़ी टोपी बुरी तरह हिल रही थी। मैंने वार्डन पर भी एक नज़र डाली। वह नपे तुले कदमों व संतुलित हाव भाव के साथ चल रहा था। माथे पर पसीने की बूंद चूह चुहा रही थी, जो उसने पोंछी नहीं। मुझे लगा वह छोटी सी शोभा यात्रा कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है। जहाँ कहीं भी मैंने निगाहें डाली, हर तरफ वही सूरज से नहाया देहाती इलाका दिखाई दिया। सूरज इस कदर चमकदार था कि मैं आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चिलचिलाती गर्मी में हर कदम के साथ पैर जमी से धंस जाते और पीछे एक चमकदार काला निशान छोड़ जाते। आगे कोचवान की चमकीली काली टोपी अर्थी के ऊपर रखे इस तरह चिपचिपे पदार्थ के लोंदे की तरह दिखती थी। यह एक अद्भुत स्वप्न सा एहसास देता था। ऊपर नीली सफ़ेद चकाचौंध और चारों ओर यह स्याह कालापन। चमकदार काला ताबूत, लोगों की धुंधती काली पोशाक और सड़क पर सुनहरे काले गड्ढे और धुएं के साथ वातावरण में धुली मिली गर्म मकड़े और घोड़े की लीद की दुर्गंध। इस सब की वजह से और रात को न सोने की मेरी आंखें और ख्याल धुंधले पड़ते जा रहे थे। यह एक अद्भुत सा स्वप्न सा एहसास देता था। ऊपर नीली सफ़ेद चकाचौंध और चारों ओर यह स्याह कालापन। चमकदार काला ताबूत, लोगों की धुंधती काली पोशाक और सड़क पर सुनहरे काले गड्ढे और धुएं के साथ वातावरण में धुली मिली गर्म मकड़े और घोड़े की लीद की दुर्गंध। इस सब की वजह से और रात को न सोने से मेरी आंखें और ख्याल धुंधले पड़ते जा रहे थे। मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। परेज बहुत पीछे छूट गया लगता था। इस तपती धुंध में तकरीबन ओझल ही हो चुका था। कुछ पल इसी उधेड़-बुन में रहने के बाद मैंने यूं ही अंदाजा लगाया कि वह सड़क छोड़ खेतों से आ रहा होगा। तभी मैंने देखा आगे सड़क पर एक मोड़ था। जाहिर है परेज ने, जो इस इलाके को बखूबी जानता था, छोटा रास्ता पकड़ लिया था। हम जैसे ही सड़क के मोड़ पर पहुंचे वह हमारे साथ शामिल हो गया, पर कुछ देर बाद फिर पीछे रहने लगा। उसने फिर शॉर्टकट लिया और फिर आ मिला। दरअसल अगले आधे घंटे तक ऐसा कई बार हुआ। फिर जल्द ही उसमें मेरी दिलचस्पी जाती रही। मेरा सिर फटा जा रहा था। मैं बामुश्किल खुद को घसीट पा रहा था। उसके बाद सब कुछ बड़ी हड़बड़ी पर इतने विशुद्ध व यथार्थ ढंग से निपट गया कि मुझे याद ही नहीं। हाँ, इतना जरूर याद है कि जब हम गांव की सरहद पर थे तो नर्स मुझसे कुछ बोली। उसकी आवाज़ से मैं बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि उसकी आवाज़ उसके चेहरे से कतई मेल नहीं खाती थी।
उसकी आवाज़ में संगीत और कंपन था। वह जो बोली वह था, अगर आप इतना धीरे चलेंगे तो लू लगने का डर है, पर तेज चलेंगे चलेंगे तो पसीना आएगा और चर्च की सर्द हवा से आपको ठंड पकड़ लेगी। उसकी बात में दम था, नुकसान हर तरह से तय था। शव यात्रा की कुछ और स्मृतियां मेरे जहन में चिपका गई हैं। मसलन उस बूढ़े परेज का चेहरा जो गांव की सरहद पर ही आखिरी बार हमसे आ मिला। उसकी आंखों में अनवरत बहते आंसू जो थकान की वजह से थे या व्यथा से अथवा दोनों की वजह से, पर झुर्रियों के कारण नीचे लुढ़क नहीं पा रहे थे। आड़े तिरछे होकर कान तक फैल गए थे और उस बूढ़े थके चेहरे को एक मधुर चमक से भर दिया था। मुझे याद है वह गिरजाघर, सड़कों से गुजरती देहाती, कब्रों पर खिले लाल रंग के फूल, परेज पर बेहोशी का दौरा, चिथड़ों से बनी किसी गुड़िया की मानिंद उसका सिकुड़ा जाना, माँ के ताबूत पर सुनहरी भूरी मिट्टी का टप टप करके गिरना, लोग, अनगिनत लोग, आवाज़ें, कॉफ़ी रेस्तरां के बाहर का इंतजार, रेल इंजन की घड़घड़ाहट, रोशनी से नहाई अल्जीरियस की सड़कों पर कदम रखते ही मेरा हर्ष मिश्रित रोमांच और फिर कल्पना में ही सीधे बिस्तर पर जाकर निढाल हो जाना, लगातार 12 घंटे बेहोशी भरी नींद। मुझे यह सब याद है। थैंक यू सो मच।